कोई कोर्स नहीं किया। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट आज भी नहीं है। मेरे लिए तो यूट्यूब भगवान है। तो क्या वो इनफ है कि वो यूट्यूब वगैरह से? हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल सेशन। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं ज्योति त्रिपाठी मैम फ्रॉम अरोमा सैलून। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे चीज़ें। इन सारी चीज़ों के लिए हमने 2 एपिसोड्स बनाए हैं। पहला जिसमें हम उनकी जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा हम ये समझ रहे हैं कि एक सैलून से 3 सैलून तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोनों ही एपिसोड्स को 100% देखना है। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना सो दैट आने वाली फर्दर वीडियोस को आप मिस ना करो। वेलकम ज्योति त्रिपाठी मैम, ओनर ऑफ अरोमा सैलून। मैम, आज मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा हो, आई थिंक जो भी क्लिक करेगा या तो वो मेकअप करियर में एंटर करना चाहता है, या तो ऑलरेडी उसका कोई सैलून है या फ्रीलांसर है। तो मैं चाहती हूँ ये बिगनर गाइड से लेकर के एंटरप्रेन्योर तक की जो पूरी जर्नी है आपकी, मैं उसको एक बार स्टार्ट करना चाहती हूँ फिर से। मेरी जर्नी आपकी जर्नी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहला कि आपने कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। देखिए, पहले तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। राइट। किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी फील्ड में हो, आपकी खुद की फील्ड हो, आपने इतना मेहनत करा, तब आप एक नया स्टूडियो खड़ा करके रखे हो। आज मैं आपके सामने हूँ इन पॉडकास्ट। एंड जो मेरी जर्नी रही है, ये तकरीबन मुझे 16 साल हो गए इस लाइन में। तो पहले मैं फैशन डिज़ाइनर थी। ओके, ये आई थिंक कहीं भी रिवील नहीं है, शायद ये पॉडकास्ट नहीं है। आप इसमें कुछ बड़े रिव्यूज करने वाले हो। हाँ, पहले मैं फैशन डिज़ाइनर थी, बॉम्बे में थी। तो मेरा आउटफिट डिज़ाइनिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन में बड़ा मन लगता था मेरा। तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हुई गोरखपुर में, तो मुझे आना पड़ा यहाँ पे। एंड लगभग 2014 में। ओके। तो उनका 7 साल का प्रोजेक्ट था, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ा। एंड हस्बैंड लोगों को पता है ना, इमोशनली थोड़ा सब करते अच्छा, हैं, बाय डिफॉल्ट वुमेन्स ही शिफ्ट करते हैं। वुमेन्स ही शिफ्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थे वो, तो मुझे भी, तो मैंने पहले जॉब स्टार्ट करा मंजुला मैम पैसिफिक ब्लू लॉरियल से। ओके। हाँ, तो वहाँ पे स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे पहचाना, समझा। पहले मैं इतना सैलून लाइन नहीं जानती थी। मेरी एक गुरु थी दक्षा भावसार, बॉम्बे में। ओके। तो मेकअप लाइन में। मेकअप लाइन में थी, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग जहाँ करती थी उसके जस्ट सामने वो थी। तो वो मुझे यही कहती थी कि बेटा सीख ले। जब मैं उनके पास जाती थी अपने खुद के काम कराने, तो मुझे अच्छा लगता था। वो बहुत मेहनत करती थी, उनके बच्चे बाहर रहते थे, वो गुजराती थी। ओके। तो वो मुझे बोलती थी कि बेटा सीख ले, अगर तेरा मन कर रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है तो सीख ले। पता नहीं, खुदा ना खास्ता कभी काम ही आए। राइट। तो मैं जब अपने काम से थोड़ा फ्री होती थी तो उनके पास जाती थी, और मुझे उनसे बातें करना, उनका काम देखना बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे मैं, वो मुझे कुछ कुछ बताती थी, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो धीरे धीरे ना इंटरेस्ट बढ़ते रहा। 1-2 साल में ऐसे ही जाती थी उनसे बात करने, जब अपने काम से फ्री होती थी मैं अपने। तो बहुत अच्छा लगता था। एंड फिर मुझे गोरखपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो वही जो मैंने सीखा था उनके थ्रू, वही मेरे लिए समझिए कि यूरिया खाद बन गया, क्योंकि गोरखपुर में फैशन डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं रहा। फिर मैं यहाँ पे आई एंड पैसिफिक ब्लू में मैंने इंटरव्यू दिया अपना, थोड़े काम दिखाए, तो वहाँ की मैम को मेरा काम पसंद आया, उन्होंने मुझे मौका वो दिया भी बिना कोर्स किए। बिना कोर्स के। ओके, मतलब पहले मेरा इससे कोई कोर्स नहीं था। इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, हाँ, तो आई थिंक अगर आप कोर्स नहीं भी करते हो तो भी आप बेसिक नॉलेज तक बेसिक नॉलेज तो तक कवर ही। डू हेयर स्टाइलिंग एंड हाउ टू डू क्लाइंट डीलिंग, हाउ टू डू रीड एंड कैसे करना है। तो मुझे बहुत स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा करने में प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज वहाँ मैं थोड़ा डील कर लेती थी। जब भी आंटी नहीं होती थी वहाँ पे, तो बोलती थी बेटा थोड़ा सा देख ले, तो मैं हाउ टू टॉक विद क्लाइंट एंड ये सब मैं कर लेती थी उनके पास भी। एंड तो
ऐसे करते करते यहाँ पे जब मैं आई तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे होती थी, एंड जब यहाँ पे भी लड़कियां देखी कि ये बाहर से है और मैम को काम पसंद आ रहा है, तो नहीं काइंड ऑफ रैगिंग टाइप शुरू कर देते हैं। ओके। तो यहाँ भी हुआ था मेरे साथ किस लॉरियल तरह में। की रैगिंग हुई थी? किस तरह की, लाइक यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट रहते थे, लाइक एक लड़की थी, मैं नाम तो नहीं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक। लेकिन मेकओवर मेडिकल रोड पे था, एंड वहाँ पे 2-3 लड़कियां ऐसी थीं, जब वो मेकअप करते थे तो अपने रूम में लॉक कर लेते थे ताकि मैं देख नहीं पाऊँ। और ऐसा कुछ होता था मेरे साथ, तो मैं समझ नहीं पाती ये रूम लॉक करके मेकअप क्यों होता है। फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा ये तो मुझसे ही छुपाया जाता है। तो ना वो एक जुनून सा आता था, फिर एक चिढ़ सी बन गई एंड आई मेरे थिंक वो आपका एक पुश भी बन गया पुश भी बन गया। कि अब तो मैं हाँ, सीखूंगी। सीखूंगी, एंड फिर मैं 20 दिन रही, एंड वही 20 दिन में जॉब किया, फिर मैं वापस बॉम्बे चली गई और रो के गई। फिर मैं वहाँ पे 1-2 महीने रही, आंटी को बताया, आंटी ने मुझे कुछ गाइड किया कि ऐसे नहीं ऐसे होते हैं, एंड फिर जब मैं रिटर्न आई फिर मैं ज्वाइन करी, एंड फिर से वही रैगिंग। फिर हस्बैंड को बोली यार मेरा यहाँ नहीं जम रहा है, मेरे को वापस बॉम्बे भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं काम करना है। एंड फिर तो आप उन्होंने बोला, बेसिकली गोरखपुर के हो? नहीं मैं बेसिकली बस्ती की हूँ, ओके। लेकिन हमारे पेरेंट्स एंड हमारी शादी जो वो बॉम्बे से रही, तो मैं बॉम्बे ही रहती थी। इन लॉज की फैमिली हमारी बॉम्बे में बॉम्बे रहती में। थी, हाँ। तो वहीं पे मैं रहती थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे। तो उसके दौरान में मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो आउट ऑफ इंडिया रहते थे तो बहुत टाइम होता था, तो उसमें मैं सीखती थी, एंड मेरी सास वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद मी, एंड बहुत अच्छी थी वो। और अभी नहीं है फिलहाल, तो मेरे पास बहुत ही टाइम, तो बेबी मुझे थे नहीं उस समय पे, हमारी ये पढ़ाई का सेशन भी उस समय चल रहा था, तो टाइम था तो सीख लिया। एंड वही मेरे लिए जो आंटी ने मुझे सिखाया, और यहाँ पे मैं आई, और फिर जब मैं वापस जाने की बात करी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है कहीं अदर सलोन ट्राई कर ले यार, तू जाएगी तो यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि 7 साल अपने को बिताना है इधर। हम्म। तो फिर रहा कि हाँ चलो ठीक है, फिर एक ऐड देखा तो वहाँ पे मैक स्टूडियो है बंटी भैया का, तो वहाँ पे हम दोनों ही गए, एंड वहाँ पे रक्षाबंधन का कुछ ऐसा त्योहार था, तो वहाँ पे वहाँ गौतम जी से मेरा मुलाकात हुआ, जो मेरा पहला सैलून ओनर थे। हम्म। तो गौतम जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड वहाँ मेरा सिलेक्शन उन्होंने कर लिया, एंड गौतम जी के थ्रू ही मैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि हाँ मैं गोरखपुर में अगर क्योंकि मैं यहाँ क्लाइंट तो जानती नहीं थी, एंड मेरा मन लगने लगा, मेरे क्लाइंट मेरी चीज़ों को पसंद करने लगे, मैं काम करने लगी, मेकअप करने लगी, एंड गौतम जी को तहे दिल से शुक्रिया। अभी हम लोग थोड़ा, तो ये आपका बेसिकली वहां सिर्फ आपने 20 डेज ही काम किया था, हाँ, और उसके बाद 20 डेज आपका? वहाँ काम नहीं किया था, वहाँ मैंने 3 महीने काम किया था, जब नेक्स्ट आई तब मैंने 20 डेज काम किया, अच्छा। एंड फिर लीव किया। ओके। हाँ, और ये रैगिंग ही मेन पर्पस बन गया? रैगिंग ही मेन पर्पस बना, क्योंकि बहुत सारी रैगिंग थी कि लाइक अगर फेशियल्स कोई आ जाते थे तो इतनू सी क्रीम निकाल के देना, एंड लाइक बोलना कि पूरे फेस एंड शोल्डर नेक पूरा इसमें मसाज करो, एंड वो पहले O3 की क्रीम आती थी, तो उसमें काइंड ऑफ बहुत जितना भी मसाज करो उतना ही तेल छोड़ता था, ऑयल आता था उसमें। लेकिन अब इतनी सी क्रीम में यहाँ तक पॉसिबल नहीं होता था लगाना, पूरा फेस ही गायब हो हम्म। जाता था, उसमें क्रीम ही गायब हो जाता था, समझ में नहीं आता था। एंड जो वहाँ पे स्टाफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो करते थे, वो बोलते थे, अब उनका जो थॉट था कि इसको यहाँ से हटाना है, तो ओके। वो मैम तक कोई बात पहुँचती नहीं थी, जो ओनर मैम थी, हम्म। क्योंकि मंजुला मैम और एक विनीता मैम करके थी, दोनों ओनर थी, तो उन तक वो बातें पहुंचती ही नहीं थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और बहुत सारे स्टाफ के साथ ये लोग करते होंगे, डोंट नो। और मैं थोड़ा अगर कस्टमर से बात भी कर लेती थी, मैं बाहर की थी, तो कस्टमर पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो ही जाते थे, एंड काम के थ्रू भी मैं उनको कैसे ना कैसे, भले मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी लेकिन मैं कैसे ना कैसे उनको कुछ तो कर ही देती थी। एंड यही सब देखते हुए वो लड़कियां पता नहीं क्या ही सोचती थी, और फिर लड़के लड़के भी सोचते थे उसमें, पता नहीं मेरे काम करने के बाद वो लोग जो गॉसिप करते थे ना, वो मेरे को कान में तो आती थी कुछ तो मेरे बारे में हो रहा है, हाँ, राइट। लेकिन समझ में नहीं आता था, ठीक है चलो।
वो भी उसके बाद में गौतम जी ने, ये समझिए कि मसीहा थे हमारे लिए। वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया कि कोई भी क्लाइंट आ जाती थी अगर उनकी हेयर की, तो उनको स्किन में एंड मेकअप में डाइवर्ट करना कि मैम एक बार बॉम्बे से लड़की आई है एंड आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो इवन व्हेन यू डिडंट हैव एनी कोर्स या सर्टिफिकेट? हाँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट आज भी नहीं है। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मेरी एक गुरु हैं जिनकी वो अभी वही जो मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। मैंने आपके मुंह से सुना है, लाइक आई हैव मेट यू फॉर ट्वाइस और थ्राइस, और वो भी जब भी मिली हो आधा घंटा 1 घंटा। पर मैंने देखा है कि आप हमेशा बोलते हो अरोमा। मैंने पूछा था शायद आपसे अरोमा क्यों, तो आपने हाँ, बताया था मेरी गुरु हैं। गुरु हैं तो वही। हाँ, तो किस तरह से वो गुरु हैं आपकी? बस जो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि बेटा ये सीख ले, इन फ्यूचर तेरे काम आएगा। और वो मैं जब सीखी और जब मैं गोरखपुर शिफ्ट हुई तो 1 साल बाद उनको कैंसर हो गया था, तो वो नहीं रही। तो वो दिमाग वही आंटी हैं जो आपके उसके सामने रहती थी? स्टूडियो, हाँ। मंजुल, क्या नहीं, बताया? मंजुला नहीं मैम। हाँ। वो तो यहीं पे है मंजुला मैम। अच्छा। वहाँ जो बॉम्बे में थी। अच्छा, ओके। हम्म, बॉम्बे वाली आंटी हमारी, जो आपके जहाँ पे आप ये फैशन डिजाइनिंग सीखते थे उसके उसके ठीक जस्ट सामने, सामने जो आंटी जस्ट थी उन्हीं सामने। का नाम हाँ, अरोमा है? अच्छा, हाँ। ओके, गॉट इट। उन्होंने ही अरोमा का, उनका ही नाम था। तो वो गुजराती थी, उन्होंने अपना सैलून खोला हुआ था वहाँ हम्म। पे, अरोमा नाम से ही खोला था, अच्छा। लेकिन उनका पार्लर था। हम्म। तो जब भी मैं फ्री होती थी तो जाती थी उनके पास। थोड़ा आंटी बहुत, क्योंकि उनके भी बच्चे थे नहीं और मैं भी फ्री रहती थी, तो उनसे एक कनेक्शन सा हो गया था। तो आप जब शादी करके बॉम्बे शिफ्ट हुए, हम्म। तो आपके साथ वो टिपिकल इंडियन फैमिली वाला चीज़ नहीं हुआ, लाइक खाना वाना या जो नॉर्मली होता है? नहीं, हमारी फैमिली में कोई था ही नहीं। सास जो थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी और हमारे घर में, हमारी रिच फैमिली थी, हम्म। तो हमेशा से हमारे घर में नौकर चाकर अवेलेबल होते थे। ओके। तो कभी खाना पीना या बहू टाइप, टिपिकल बहू टाइप मुझे नहीं रखा गया। मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो खुले दिमाग के हैं, बहुत अच्छे हैं। इवन उनका बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं हस्बैंड को भी बहुत थैंक यू बोलूँगी इसके लिए क्योंकि मोटिवेट उनको इस वो सिविल इंजीनियर हैं, तो इस लाइन में उनको नॉलेज ना होते हुए भी मोटिवेट तो मुझे करते हैं। आज भी करते हैं? आज भी करते हैं। और अगर मैं किसी चीज़ में फंसती हूँ तो वो कहीं से भी गूगल से, यूट्यूब से ढूंढ के एंड वो मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। एंड तो मेरे साथ तो अभी है। हम लोग गौतम सर के यहाँ आप सीख रहे थे, और मतलब हाँ, गौतम सर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे एंड क्लाइंट को डाइवर्ट करते थे। अब उनके जो बहुत सालों से वो कर रहे थे, 2-3 सालों से वो पहले से तो उनके क्लाइंट बन चुके थे। हम्म। तब वो बेतिहाता में 1 या 2 सैलून हुआ करते थे पैसिफिक, और वो भी लॉरियल में ही करते थे। लॉरियल से उन्होंने मैक डाला था हम्म। पार्टनरशिप में, वो भी वहाँ पार्टनरशिप में थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड फिर ऐसे ऐसे करके वहाँ पे 4 से 5 साल मैंने वहाँ जॉब किया। फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ वहाँ पे। फिर गौतम जी ने तो ही बोला। बेसिकली आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा होगा, लाइक अपने फर्स्ट जॉब से मेनली? चलिए, वो 3 महीने वाला तो आई एम नॉट कंसिडरिंग एज हाँ, लाइक अ लर्निंग, मैं हाँ। नहीं समझ। जो मैं समझ पा रही हूँ कि काफी कुछ एक एक्सपीरियंस मिलती है। उस एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो एक कोई भी फ्रीलांसर जब पहला जॉब करता है तो उसे क्या क्या पिक करने की कोशिश करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैं फ्रीलांसर नहीं थी, मैंने कभी काम वैसा नहीं किया था। मैं जो भी की थी मैं बॉम्बे में आंटी के पास ही की थी। तो आईब्रो से लेके फेशियल एंड वैक्सिंग उनकी हेल्प जो करती थी, वही बस मुझे नॉलेज थी। अदर नॉलेज मुझे थी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या प्लसेस मिले आपको, मतलब यहाँ? यहाँ पे वही चीज़ मैंने किया जो मुझे वहाँ आंटी ने मुझे सिखाया था, तो दक्षा। टाइप ऑफ कह सकते हैं कि आपने वहां पे सीखा था और यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया। एक्सपीरियंस गेन कर लिया और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, डिफरेंट क्लाइंट्स पे आपने हाँ, एक ओनरशिप लेते हुए काम किया, तो ओनरशिप लेते हुए काम किया। और मतलब मैं यहाँ पे सीखी नहीं हूँ क्योंकि सीनियर मैं ही थी, हम्म। तो मेरे नीचे ही सब लोग थे तो वहाँ आपने पे। जब अपना इंटरव्यू दिया तो डायरेक्ट सर ने आपको सीनियर ही बना दिया? कोई मतलब था ही नहीं वहाँ अच्छा, पे, ओके। जब नया नया सैलून खुला हुआ था। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे एक मेनका मैम शायद थी वहाँ पे, मेकअप आर्टिस्ट थी, तो वो भी शायद अपना दूसरा सैलून खोल चुकी थी ऑर्गेनिक। एंड फिर वहाँ पे कोई रहा ही नहीं।
तो मुझे जब हायर किया, मुझे पैसिफिक ब्लू से ही उन्होंने हायर किया कि हाँ चलो, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने बोला कि मैं यहाँ 3 महीने कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम भी लॉरियल से हैं तो एक्सपीरियंस मैं बता चुकी हूँ कि हाँ भाई हमने इतना काम किया है, मैं बॉम्बे में इतना टाइम तक रही हूँ। हाँ लेकिन यहाँ के हिसाब से अभी मैं थोड़ा, मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अच्छा, क्या डिफरेंस था? मतलब लाइक बॉम्बे के क्लाइंट्स का अलग टेस्ट होता होगा, व्हाट हम्म। आई एम कंसिडरिंग, हम्म। और यहाँ के क्लाइंट्स का अलग टेस्ट होगा। टाइम का होता था क्योंकि वहाँ पे जो शिफ्ट चलती है वो मॉर्निंग 7 बजे से लेके एंड 12 बजे तक चलता है सलोन, 12-1 बजे तक रात और में। यहाँ पे तो सीजन्स में तो हाँ कोई टाइम ही टाइम नहीं। ही नहीं होता है। ब्राइड्स तो मैंने देखा है कि कभी 8 बजे आ रहे हैं, कभी 7 बजे तक भी हाँ। आते हैं। हाँ यहाँ पे मैंने इसी गोरखपुर में बहुत सारे ब्राइड्स किए हैं। टचवुड ब्राइड्स को मेरे काम पसंद आए एंड मुझे आई एम मौका योर भी। ब्राइड हाँ एक्चुअली। एंड आई लव्ड हर वर्क। हाँ मैं मेरे लिए एंगेजमेंट भी। ब्राइड भी थी, आपकी एंगेजमेंट ब्राइड, और प्लस हर्षिता हर्षिता मैम ने आपने एंगेजमेंट किया था। एंगेजमेंट मेकअप किया था, एंड आई लव्ड इट बैडली। तो बिना सोचे मैंने कहा कि यहीं पे कराना है, कुछ भी नहीं सोचा। बहुत फिर अच्छा था उसके एंजॉय। बाद चलिए, यहाँ पे आपका 4 साल अराउंड आपने काम। हाँ मैक में मैंने गौतम जी के साथ 4 साल किया एंड उन्होंने लिटरली मेरा बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मैं फिर गौतम जी का प्लान था कि हम लोग फिर अब हट जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्प्यूट होने लगती हैं एक हम्म। टाइम के आने के बाद। उनकी फैमिली जो ओनर थे, उनकी फैमिली इन्वॉल्व होने लगी एंड वो काम करने लगे, तो मुझे भी जानना ही था। तो फिर अच्छा, हमने। जब आप वहाँ काम करते थे तो आपके मन में पहले से ऐसा नहीं आता था कि मेरा भी अपना सैलून होगा? नहीं क्योंकि कह सकते हैं कि उतना तब नहीं था एंड एक इस अपार्ट फ्रॉम दैट एक जर्नी हमारी और भी थी कि हम मैं बहुत रिच फैमिली में शादी मेरी हुई थी, लेकिन ऐसा एक समय आया कि हम लोग बहुत डाउन भी हो गए थे। तो उतना हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था एंड उस समय पे हमारे जो हस्बैंड थे वो बाहर भी रहते थे और मैं अकेली पड़ गई थी। फिर वो जब मेरा सपोर्ट किए फिर मैं आगे बढ़ी। तो ये तो बहुत हमारी पर्सनल बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। फिलहाल हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो जो गौतम जी थे फिर एक बाहर प्लान किए एंड फिर हम लोगों ने उसके थोड़ा सा आगे ही जो पुराना हमारा अरोमा है, अभी भी है वो अरोमा सलोन के नाम से, जो अभी गौतम जी रन कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप में हम लोगों ने 500 स्क्वायर फीट में पहले खोला था अच्छा, जिसके। मतलब जो पहले आप कर रहे थे उसके बाद एक और सैलून उन्हीं के साथ खुला? हाँ नहीं, मैक छोड़ने के बाद अरोमा सलोन खुला। अच्छा, ये जो ओके। हमारी तीनों ब्रांचेस है ये बाद में खुली मेरे हम्म। सेपरेशन के बाद। हाँ, मतलब जब आप सर के अंडर में काम कर रहे थे तो उसी टाइम पे आपने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिल के हाँ। एक हम्म। सैलून ओपन करते हैं हाँ जिसका नाम अरोमा रखेंगे। अरोमा रखेंगे तो तो और नाम डिसाइड। तो डेफिनेटली आपके साइड से था। हाँ क्योंकि पहले तो ये था कि ज्योति एंड गौतम, फिर मैं बोली कि नहीं ये सही नहीं है, बाद में आगे चल के पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बोला कि यार अभी आंटी रही नहीं तो उनका नाम लेके चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो गौतम जी भी राजी हो गए एंड उन्होंने हम लोगों ने अरोमा सलोन रखा, तो बाय ज्योति एंड गौतम करके। हम्म। तो वो भी बहुत मेहनती थे, उन्होंने हेयर सेक्शन संभाला और मैंने मेकअप सेक्शन स्किन सेक्शन संभाला एंड टचवुड 3-4 साल हमारा बहुत बहुत अच्छा रन किया, क्लाइंट बनाए। फिर जब एकेडमी चलाने की बारी आई तब हमारी एकेडमी नहीं चलती थी, फिर कुछ आया कि मैं एक्सटेंड करना चाह रही थी सलोन गोरखनाथ में, फिर मैंने ओपन करा। तो जब गोरखनाथ में मैंने ओपन करा तो मेरी वजह से जब मैं वहाँ बैठने लगी तो क्लाइंट्स थोड़े वहाँ डाइवर्ट होने लगे। तो यहाँ पे कुछ गौतम जी को थोड़ा सा वो लगना कि अगर ज्योति वहाँ गई तो क्लाइंट डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि गौतम जी ने और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम सेपरेट भी हो लेते हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अभी भी वो अरोमा सलोन के नाम से चल रहा है और मेरा जो है वो अरोमा यूनिसेक्स सलोन है, उनका ओनली फॉर लेडीज़। अच्छा, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक जो आप बता रहे हो कि आपने जब इसमें काम कर रहे थे तो आपने ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे एक अपना भी चलाना है क्योंकि आई वांट टू एक्सपैंड। तो आपने साथ में क्यों नहीं एक्सपैंड किया?
एक्सपेंड करने की सोची थी कि हाँ भाई एक मैं चला लूँगी, एक सर की वाइफ, उनकी शादी तब तक हो चुकी थी अच्छा। गौतम जी की, तो एक उनकी वाइफ चलाएंगी, एक मैं चला लूँगी और चीज़ें सॉर्ट आउट रहेंगी, क्योंकि जब दो लेडीज़ आपस में तो ईगो फैक्टर आ ही आ जाता ही है। जाता है। तो मैं अपने आप को समझती, वो अपने आप को सब, तो मैंने सोचा यही था, लेकिन कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आई, फिर हम लोग बैठे शॉर्ट आउट किए कि हाँ नहीं चलो हम लोग सेपरेट हो लेते हैं। तो सेपरेशन के बाद में साईं बाबा की मर्जी थी कि मैं आगे ही बढ़ी, एक सलोन से फिर 2 सलोन, हमारा बेतिहाता में भी मैं खोली, उसके बाद तो देवरिया भी। बेसिकली चलिए, अब आपका एक सैलून ओपन हो गया, हाँ तो इनॉग्रेशन के टाइम पे आज, क्योंकि उसी टाइम पे आपने किया था, हम्म, तो मतलब दोनों लोग अवेलेबल थे तब तक, हाँ सब कुछ मतलब हाँ हाँ अवेलेबल ऐसा थे था कि हाँ अब ओपन कर रही हूँ मैं और साथ में चलते हैं। साथ में। हाँ हाँ। तो फिर वहाँ पे आपके क्लाइंट्स कैसे आना शुरू हुए, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर अगर आप दोनों वहाँ पे थे तो आई थिंक क्लाइंट डायरेक्टली आपके पास आया और वहाँ पे नहीं गया, इस बात का कोई डिस्प्यूट? अ, जब पर्टिकुलर ये होता है, जैसे आप मेरे पास ब्राइड मेकअप के लिए हो, तो पर्टिकुलर उस बंदे से कराना है जो एक्सपर्ट है। हम्म। आप मेरे पास, मैं कहीं भी रहूंगी, हाँ, मैंने आप अपने उस पे लिखवाया था कि ज्योति त्रिपाठी मैम ही करेंगी करेंगी। मेरा मेकअप। हाँ मतलब आपके पास सीनियर आर्टिस्ट है, हाँ ऑब्वियसली आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, हाँ तो मैं तो लिखवाई थी तो हाँ। तो वही चीज़ें हुई कि पर्टिकुलर जब मैं वहाँ थोड़ी दिन के लिए, मैं ये सोची कि मैं यहाँ बैठती हूँ और गौतम जी यहाँ बैठ जाएंगे, तो वो हेयर की, क्योंकि हेयर मैं नहीं करती हूँ, तो हेयर जो है वो उनका धूम से चलता है, तो हेयर के क्लाइंट और मेकअप जो भी सीनियर आर्टिस्ट के मेकअप होंगे और वो वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, बाकी जो थोड़े दिन 6 महीने में यहाँ बैठ के थोड़ा रन कर दूँ, उसके बाद फिर मैं बेतियाता शिफ्ट हो जाऊंगी, मेरा कुछ तब तक हर्षिता भी थोड़ा धूम पे आ जाएगी। हर्षिता मैम कौन है? और मैं, क्योंकि आप दोनों बहन लगते हो नहीं वो तो मेरी बहन नहीं है। वो मेरी बहन की लड़की है, मैं उसको अडॉप्ट की हूँ, वो मेरे पास ही रहती है, बचपन से ही रहती है। तो बस उसको पढ़ाया लिखाया तो बड़ी हुई। एडॉप्ट क्यों किया? मतलब क्या ऐसे ही मन था या कुछ ऐसे रीजंस थे? अडॉप्ट लाइक लीगली वैसा नहीं हुआ है, बस मन से हुआ है कि हाँ भाई, वो बचपन से मेरे पास ही, शादी के पहले से रहती थी। मेरी दीदी की 3 बेटियां थीं, तो वो बचपन से ही मेरे पास रहती थी, तो यहाँ रहते रहते शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा उसका लगाव हो गया, और फिर हम तो लोगों हर्षिता से मैम आपको मदर की तरह देखते हैं या मासी की? एज अ मदर। मदर। मदर मासी कहती तो मुझे मासी है, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, हम्म। तो लेकिन मदर मासी जो भी वो समझे। बच्चों के मन में। क्योंकि हम जब आपको साथ देखते हैं तो हमें आप दोनों बहनें लगती हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारी एज गैप थोड़ी कम है। अच्छा। हार्डली मेरी दीदी की शादी हुई थी तो मैं 4 से 5 साल की थी। ओह, बहुत छोटी थी बहुत फिर। छोटी और थी। वो बड़ी बेटी हैं? हाँ वो सबसे बड़ी तो फिर बेटी तो है। डिफरेंस ही कहाँ हुआ? अब इतना तो नॉर्मली होता हाँ है तो अगर किसी को थोड़ा सा भी लेट होता है बेबी में, तो आई थिंक इतना 4 से 5 साल की नहीं, 4 से 4 5 में पढ़ती थी मैं, आई अच्छा। थिंक 8 10 साल की रही हूँ, जो अच्छा। भी रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ कि बचपन से वो साथ रहती तो थी वो तो। आपने उनको मेकअप करियर में एंटर करा लिया, क्या उनका इंटरेस्ट था मतलब? पहले तो नहीं था, लेकिन वो घर में जब एनवायरनमेंट होता है ना, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही डॉक्टर बनेगा। बनना, राइट। और तो एडवोकेट का बेटा एडवोकेट ही बनेगा, तो वो आ ही जाता है। बहुत रेयर फैमिली होती है जो अदर फील्ड में जाती राइट। है। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से थी तो मुझे जॉब्स अच्छे ही नहीं लगते। नहीं मतलब अच्छे लगते। मतलब मैं इंटरव्यूज में बैठ भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ वो सीखने जाना है कि मैं कैसे अपनी ऑफिस क्रिएट करूंगी। मतलब मैं वहाँ काम के नियत से नहीं, मैं ये सीखने हाँ, जाती हूँ कि वहाँ इन्वायरमेंट बनाते कैसे हैं। बनाते कैसे हैं एक्चुअली। तो वो जिसको सीखने का वो होता है ना जुनून, वो बस कहीं भी एनवायरनमेंट देखने ही जाता है। अभी आप सक्सेसफुली इतने एकेडमीज भी चला रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि मैं खुद कहीं नहीं सीखी हूँ, तो आप मतलब क्या ये, मतलब अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एक इम्पैक्ट आप डाल सकते हो कि मतलब क्या उसे गाइड करना चाहिए? जैसे कोई भी है जो सीखने के लिए तैयार है, उसको पहला अपने आप से क्या बात करनी चाहिए? अपने आप से यही बात करनी चाहिए कि हमें जो करना है वो करना है।
जो जुनून है, जो आप आराम की जिंदगी जी रहे हो, उसको त्यागना है। तो तभी आप सक्सेस, किसी भी लाइन में तभी आप सक्सेस हो पाओगे। आप मुझे ऐसा लगता है जो भी पहले कदम बढ़ाने को सोचता है वो तो ये सोचता ही है ना कि मुझे त्यागना है। मतलब इंसान मेहनत करने को तैयार है, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं मन कर रहा है। लेटर ऑन ऐसा होता है, तुरंत में तो ऐसा लगता है कि मैं तो त्याग दूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कमरे में बंद होकर सिर्फ मेकअप करूंगा। पर उनके लिए तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुरु सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि वो डीमोटिवेट हो ही जाता है। अगर वो डीमोट खासकर लड़कियां, उनको उनके पैर बहुत रेयर फैमिली आगे बढ़ाती है। उनके पैर जब वो बढ़ाना चाहती है तो पीछे खींचने के लिए ना रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, राइट। है ना। तो रिश्तेदार को रखिए साइड में, आप अपने बच्चों पे भरोसा करिए। अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा कर रहे हैं और उनको लेग पुलिंग की बजाय अगर उनको बढ़ावा दे रहे पुश हैं, कर रहे हैं आगे बढ़ने हाँ, में तो। तो मुझे लगता है वो बच्चा डेफिनेटली करेगा। अगर कोई सीखना चाह रहा है तो क्या वो इनफ है कि वो यूट्यूब वगैरह से सीख सकता है अगर चाह रहा है तो? मेरे लिए तो यूट्यूब भगवान है, क्योंकि आई कैन से कि मैंने जो भी सीखा है वो अपना मेकअप करियर तो यूट्यूब से ही करा है, ये कह सकते हैं। मेरे मतलब ये लिए बहुत तो बड़ा खुलासा है। और आपकी एकेडमी में जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया मैं बोलती हूँ अपने तो बच्चों को कि कि मैं बेसिक चीज़ें करा रही हूँ, लेकिन जो जहाँ पे आप जाके नहीं कर सकते हो वो यूट्यूब पे मिलेगा। आप दिल्ली की चीज़ें नहीं जाके, किसी का उतना कैपेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं सीख फाइनेंशियली सकते। वीक है, हर मेकअप आर्टिस्ट आपका अपना टेक्निक यूट्यूब पे डाल रहा है। बेसिक को देखिए, ABCD बच्चा स्कूल में पढ़ता है, पर एक बड़े होने के बाद में आपको एक सोशल मीडिया का सहारा जो बन गया है आज, उस बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मेरे लिए तो भाई यूट्यूब बाबा की जय। यूट्यूब पापा की, मेरे लिए भी मतलब मैं कहीं भी फंसी हूँ, हाँ। पहला ये कैसे करते हैं। और अगर उसका थोड़ा डाउट लगता है कि बहुत बड़ा है हम्म। चैनल, 5-10 मिनट देखना पड़ेगा, तो चैट GPT शॉर्टकट में बताओ। मेरा एग्जैक्टली। मेरा दो ही प्रोसेस ही है, एक ये एक ये। तो फिर अच्छा आपने बताया कि हर्षिता मैम को आपने थोड़ा मतलब इन्वॉल्वमेंट मिला, उनका इंटरेस्ट बढ़ा, तो हाँ, वो खुद से आगे बढ़ी या आपने उन्हें पुश किया? तो ये जब गोरखनाथ सैलून खुला था तो 6 महीने तो मैं वहाँ टाइम दी, उसके बाद में वो मेरे साथ रहती थी। उसके बाद फिर मैंने जब बेतिहाता का सैलून ओपन किया 6 महीने में, तो फिर मुझे नीड भी बढ़ गई। नीड भी बढ़ गई और मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनी कि हाँ उसको करना है, मतलब करना। थोड़े दिन तो वो मेरे पे डिपेंड थी, और जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आई, थोड़े दिन उसको दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, फिर वो आके घर पे, क्योंकि मैं घर पे अवेलेबल होती थी, तो उसको चीज़ें समझा देती थी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे मैनेज करो, ऐसे नहीं, स्टाफ को ऐसे मैनेज करो। मतलब अपने अंदर आप एक स्टाफ की भावना मत रखो, यू आर द ओनर। आप ओनर के पद पे बैठ रहे हो। तो उसके अंदर ओनर इतना आ गया कि आज के डेट में वो मेरी ही ओनर बन गई है। तो मुझे ये समझाती है। तो बेसिकली मतलब फिर अच्छा उनके अंदर वो आर्ट कैसे आ गया जो आपके हाथों में था, मतलब? कह सकते हैं ब्लड रिलेशन, खून। मेरी मम्मी से भी आजा, मेरी मम्मी टेलर थी, सिलाई कढ़ाई में तो बहुत। उसके इसलिए बाद आप दीदी, फैशन डिजाइनिंग में? मैं फैशन डिज़ाइनिंग में, मैं बचपन से ही, मेरे को टेलरिंग का बड़ा शौक था, फिर मैं आगे गई, मैंने कोर्स जो किया है वो मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का था, सलोन का तो था ही नहीं। और मेरी दीदी जो है वो नर्सिंग में है, वो अलग डिपार्टमेंट, हर्षिता की मम्मी वो ओके। नर्स है, तो उसका भी डिपार्टमेंट अलग है, मेरा अलग है। लेकिन बचपन से रहते रहते हर्षिता का जो कला है वो आ गया ब्लड रिलेशन में, देखते 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 बढ़ गई। आ, चलिए तो आई थिंक लेकिन फिर भी मतलब कितना भी ब्लड रिलेशन हो, जब भी बच्चा आगे आता है तो एक पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स, हम्म। बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं ये टेक्निक यूज करो। तो आप क्या इंटरफेयर करते थे या उन्हें अपने मन से सीखने देते थे, लाइक गिर के सीखो, या ये था कि मैं गाइड कर रही हूँ वैसे करो? मैं गाइड करने के लिए उसके साथ रहती ही नहीं थी। उसको जितना भी सिखाया क्लाइंट ने ही सिखाया।
गाइड करने के लिए मैं कभी रही नहीं, मैं घर पे मिलती थी उसको, कभी ऑन क्लाइंट मैंने उसको सिखाया ही अपने नहीं। आपने एज अ टीचर नहीं सिखाया? नहीं, कभी नहीं सिखाया, मैं एज अ तो मदर सिखाई घर पे जब वो तो आई फोटो लेके थिंक आती। हाँ, तो हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब लाइक उन्होंने कोई मेकअप किया, वो हाँ, अपना क्लिक करके लाती थी, और क्या इसमें क्या कर, अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है, मगर अगली बार करना। ये प्रॉब्लम है तो इसको करेक्ट करना, क्योंकि राइट। कस्टमर तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे करते 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 एंड पर जो एकेडमी भी पार्ट है वो भी उसने हैंड ओवर कर, मैंने कर दिया अब उसको। तो आई थिंक वो एकेडमीज भी रन करती है। हाँ, एकेडमीज भी रन कर रही है, अभी वो लखनऊ के लिए निकली हुई है क्योंकि उसको डरमा का कोर्स करना था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक इतनी छोटी सी उम्र में हर्षिता मैम इस फील्ड में आ गई, तो कुछ ऐसा उनका छूट गया, या ऐसा नहीं कभी लगा कि? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए उसके पास प्रॉपर टाइम होता था। उसके मौसा बहुत गाइड करते थे, शाम को पढ़ाते थे। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी किसी भी चीज़ में। जब पढ़ाई का समय होता था तो पढ़ाई करती थी। वो मेकअप के टाइम पे सीजन वाइज होता है मेकअप, तो मेकअप में उसको कभी लर्निंग करना ही नहीं पड़ा कि हाँ बस पर्टिकुलर 3 महीने 4 महीने का। वो बचपन से वो देखी हुई है। उसको शौक तब आया जो मेरे ब्रश फेंक देती थी मैं, तो वो लेके अपना आर्ट करती रहती थी। तो तो उससे वो करती रही, और एक दो एकेडमी भी जब मैं चलाती थी तो उसमें आके वो बच्चों को जैसे कैसे मैं बता रही हूँ, कैसे मैं सिखा रही हूँ, मुझे लगता है कि वो उसके लिए यूरिया खाद बना। राइट, राइट। वो उसके लिए बना कि जब वो आती थी एंड आई एकेडमी। थिंक अगर आपके मन में धीरे धीरे वो इनबिल्ट हो जाता है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा है, आई थिंक सीखने का मन है एक अलग चीज़ है, बट इंटरेस्ट है एक अलग चीज़ है। इंटरेस्ट एक अलग चीज। और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो आर न पार घर न द्वार, हाँ। सिर्फ एक चीज दिखती है। मैं मतलब इफ आई एम कुकिंग, मेरा वन कॉर्नर ऑफ द माइंड यही, मैं हमेशा कहती हूँ सबके बीच में कि मेरा स्टडी रूम है मेरा किचन, बिकॉज व्हेन आई एम इन द किचन कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। और उस टाइम पे यूट्यूब बाबा मुझे हाँ, कुछ बहुत जिंदाबाद। ही अच्छा सिखा देते हैं। चाहे वो किसी पॉडकास्ट से हो सकता है, चाहे वो कोई मोटिवेशन हो सकता है, या कोई कोर्स हो सकता है। कई बार मैंने कई कोर्स ऐसे किए हैं जब मैं रोटी, क्योंकि मैं टिपिकल मतलब मैंने किया है, और दोनों हैंडल करते वक्त मुझे कई बार, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ ना, विल टेक 30 मिनट्स टू ईट, तो अब वो 30 मिनट्स बेटा ये बेटा वो, उससे अच्छा है मैं, मुझे ये लगता है कि इट्स बीइंग प्रोडक्टिव जब मैं हाँ, एक एग्जैक्टली। हेडफोन लगाई हुई हूँ हाँ, तो काम हो रहा है। तो उसमें मन भी लगता है कि भाई कोई मैं डिस्टर्ब नहीं करे और चीज़ें हमारी अच्छे से होए। हाँ। वो चीज़ मेरे अंदर भी थी जब मैं मैक में काम करती थी, मैक सलोन में। तो एक जुनून था, ये आते थे एंड हम लोग रात को खाना वाना खा के एंड वो सो जाते थे, थके रहते थे। एंड मैं ना यूट्यूब चलाती थी 4 4 बजे रात तक। वो एक बारीकियां देखती थी। पाकिस्तान का एक काशीज करके मेकअप आर्टिस्ट था, मुझे उसका काम बहुत पसंद रहता था। तो उसकी बारीकियां मैं देखती थी कि हेयर स्टाइल कैसे करता था। पहले वो मेकअप नहीं डालता था। मैंने करती थी, और अभी भी मैं जब भी सारा काम खत्म हो जाता है तो मैं भी यूट्यूब पे मतलब कुछ ना कुछ तो सीखती हूँ। और जब मैं पूरा दिन भी यूट्यूब देखती हूँ फिर भी मैं रात में जो कंसंट्रेशन मिलता है वो आई थिंक नहीं मिलता है। और मैंने कहीं पे सुना भी है कि आप जो रात में नहीं, आप जो माइंड में रिपीट करते हो बार बार, फिर वो आपके हैंड की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। वो ये दिमाग में चलता है कलर कि हाँ हमने रात को ये देखा था, तो अगली ब्राइड हमारे पास आई तो हम उसको ट्राई करें, और डेफिनेटली हो जाता है वो। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो और फ्लॉप हो गया हो? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा मेरे डिजास्टर। साथ, बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। आई वॉज इन मैक सलोन एंड दैट टाइम आई थिंक 2015 15। एंड उस समय पे मेरा समझिए कि लर्निंग ही पीरियड था। एंड दो ब्राइड हमारी रिसेप्शन की एंटर हुई, एंड एक ब्राइड का तो मैं मेकअप कर रही थी एंड वो थोड़ी डस्की टोन की, ज़्यादा डस्की टोन की थी, एंड टेक्सचर थोड़े पिंपल वाले थे, ऑयली स्किन थी एंड बबल्स आ गए थे। एंड जब मैं मेकअप कर रही थी तो मेकअप में जब हम करते हैं तो लुक लाइक थोड़ा सा तो टेक्सचर दिखता है।
एंड जो दूसरी ब्राइड एंटर की एंड उसने मेकअप हमारा डन हो चुका था, वो देखी कि हाँ उसका मेकअप प्लेन नहीं है, टेक्सचर दिख रहा है, एंड वो थोड़ा डेफिनेटली डस्की थी एंड थोड़े दांत बाहर थे, एंड वो डर गई लिटरली कि मेरा भी ऐसा कुछ होने कि वाला है। ऐसा ही किसने किया है मेकअप आर्टिस्ट, एंड मैंने बोला मैंने किया है। तो वो डर गई एंड कि ये मेकअप करेगी, ऐसा मेकअप करेगी मेरा। वो तुरंत का तुरंत उसने पैसे भी अपने नहीं लिए एंड वो रिटर्न चली गई। एंड उस समय पे मेरे लिए बहुत बड़ा ये था, एकदम सदमा लग गया कि मैंने ऐसा क्या कर, मैंने तो पूरे पार्ट किए यार। अब तो आई थिंक प्रीवियस नहीं देखा तो रिजल्ट पे मतलब ऐसे ट्रस्ट कर लिया। क्योंकि क्लाइंट को ना फ्लॉलेस बेस चाहिए होता है। विच डजंट एग्जिस्ट, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि फ्लॉलेस नहीं होता है, नहीं होता, टेक्सचर तो होता है ये। टेक्सचर आप नहीं खत्म कर सकते हो। फ्लॉलेस तभी आता है जब आपकी स्किन एकदम प्लेन होती है। और इतना तब हाइड्रेटेड तो हम लोग रखते भी नहीं है कि जितना हम एक्सपेक्ट करें। हाइड्रेटेड दैट इज डिफरेंट पार्ट। टेक्सचर स्किन मतलब वो बम्स हो, हम्म। स्किन में बम्स हो, आप बम्स को छुपाने के लिए उतनी मोटी लेयर लगानी पड़ेगी, पॉसिबल नहीं है। आप एजिंग को, आप रिंकल्स को मेकअप से नहीं खत्म कर सकते, वो दिखेगी दिखेगी। कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हो, कितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट से आप मेकअप करा लो, वो नहीं कर सकते, स्किन को प्लेन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आईज मूव कर रही है, आप स्माइल कर रहे हो, यहाँ पे लाइन आई। और तब मेकअप हमारे पास वो डर्मा सुप्रा क्रायोनिक वो चलता था, एंड मैक के बेसिस आते थे, तो मैक थोड़ा थिक होता था, डाइल्यूटर वगैरह भी नहीं थे, तो प्रोडक्ट तो थिक हो ही जाता था। तब एयरब्रश था ही नहीं, जो एयरब्रश आज हम लोग फ्लॉलेस बेस बनाते थे, तब एयरब्रश नहीं था। एंड ऑफ कोर्स जब थोड़ी मोटी लेयर लगेगी तो वो दिखता ही दिखता है। दिखेगा। आज भी मेकअप दिखता है, आप लेयर केकी। लगाओगे तो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ऑब्वियसली। थोड़ा सा भले फोटोज में प्लेन फोकस मार के, तब इतनी लाइटिंग भी नहीं होती थी, आज कभी अपडेटेड ऐसा नहीं लाइटिंग। हुआ कि किसी ने ऐसा दिखाया हो कि ऐश्वर्या राय की कोई फोटो दिखाई बहुत मैम और मुझे बहुत ऐसा मैम। चाहिए, तो अंदर से ऐसी आवाज आई हो कि भाई शक्ल तो इसकी ऐसी है और मांग ऐसे रही है, ऐसे आई। मेरे पास बहुत सारे कि हाँ भाई, अ, दीपिका पादुकोण जैसे पफ बनाती है, मेसी बन बनाती है, वैसा चाहिए। एंड और उनके सर में बाल ही नहीं है, कहाँ से दें हम। कैसे हैंडल होते हैं ये लोग। ऐसे हैंडल होते हैं मैम कि हम एक्सक्यूज तो देते हैं, समझाते हैं कि मैम नहीं पॉसिबल है, ये चीज़ें नहीं कर सकते, हम मेकअप आर्टिस्ट, हम भगवान नहीं है कि हम तथास्तु कर दें और आपके सर में बाल उग जाए। नहीं कर सकते हम ऑफ कोर्स मेकअप आर्टिस्ट हेयर आर्टिस्ट हैं नहीं कर सकते। तो बस चीज़ें थी, आज भी, आज और डिफिकल्ट हो गया मेकअप। नो मेकअप, मेकअप लुक, नो मेकअप, मेकअप लुक। मेकअप लगाना है और मेकअप लग। दिखे ना। हाँ। और भैया कैसे करे जब स्किन में तुम्हारे गड्ढे हैं, पिंपल हैं, तो नो मेकअप लुक कैसे दे दें। बहुत मुश्किल होता है। पहले तो चलो सोशल मीडिया नहीं थी इतनी, इतना लोग फोटोज नहीं देखते थे, बहुत रेयर होती थी। आज आज हर किसी के उसमें इंस्टाग्राम है। एक बार मेकअप घर में बात कर लें तो पूरे एल्गोरिथम को पता चल गया, इंस्टा यूट्यूब फेसबुक सब बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से मेकअप कराना है, ये कराना है, ये हेयर स्टाइल होनी चाहिए, हाँ, ये मतलब एवरीथिंग। तो तो वो पूरा एक एक कराएंगी कि मुझे ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए, ठीक है। अब कोई शाय लड़की है, कुछ भी है भी, वो तो घबरा जाएगी। और आज की जो लड़कियां हैं, थोड़ा 6 महीने दिल्ली क्या रह के आ जाती हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अरे भैया दिल्ली नहीं, तुम लंदन रह के आई हो, कहीं से भी आई हो, काम तो वही होना है, दिल्ली में भी काम वही होता है। कभी किसी ने कंपेयर किया कि मैं इस वाले मेकअप आर्टिस्ट से कराई थी, मुझे ये मिला था, अच्छा था खराब था, और मैं आपसे कराऊंगी तो मुझे इससे अच्छा ही चाहिए, मतलब ऐसा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आज भी आते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ से कराते थे, वहाँ से कराते थे, बहुत बड़े बड़े नाम लेते हैं कि यहाँ से कराए, हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए, फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि वैसे। ठीक है मैम, हमारे सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ठीक है मैम, हम ट्राई करते हैं। हम उतने बड़े तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा डाउन, कभी उससे बेटर भी हो जाता है, तो क्लाइंट खुश हो जाते हैं। उतना हम नहीं कर पाते, लेकिन अपनी कोशिश तो करते हैं कि काइंड ऑफ ऐसा दे ही दें, तो खुश हो जाते आई थिंक इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं आपके पास बताने के लिए कि हैं। एक पूरे एक सीरीज चाहिए हमें पूरी बातें आपकी समझने के लिए। अभी तो हमने लर्निंग्स की बात ही नहीं शुरू की है, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आपने कैसे कैसे किया
और सीखने के लिए मुझे लगता है मुझे पूरा एपिसोड 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको अभी यही वाइंड अप कर रहे हैं, और इसके बाद मुझे ये जानना है आपसे हम्म, कि कोई फ्रीलांसर है, हम्म, क्योंकि आपने इस रास्ते को चुना ही नहीं है, तो आपका नज़रिया क्या होगा अगर आप गाइड करते हो? आपने बताया आपने हर्षिता मैम को भी ऐसे नहीं गाइड किया है, हम्म, तो आप अपने स्टूडेंट्स को अगर इस रास्ता, अगर वो ये रास्ता चुनते हैं, तो उनको आप कैसे रोड मैप देते हो? प्लस आई ऑल्सो वांट कि एक सैलून से, आपने एक सैलून की बात की, आपने स्टार्ट किया, पर आज एक सैलून खोलना मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपेंस, हम्म, प्लस अगर उसमें क्लाइंट्स नहीं आए का डर, प्लस टीम बनाई तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम्म, और बहुत सारी चीज़ें, उसका इंटीरियर है, उसके खर्चे हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मिसिंग हो सकता है, ट्रस्ट है, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को कोई सैलून चला रहा है या स्टार्ट कर चुका है, हम्म, उसको एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एंड आई थिंक मुझे इस स्पीड से आप चल रहे हो कि 10, 20, 30 कहीं नहीं गया है, मतलब। तो मुझे ऐसा कोई लगता है बात कि नहीं, उसके चाहे लिए तो। मेरे ऑडियंस अगर इसको और जानना चाहती है तो एपिसोड 2 को ज़रूर देखें। आई एम यस। देयर टॉकिंग टू हर कि मैं आपके लिए बेस्ट 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 आंसर्स लेकर के आऊँ, और उनके एक्सपीरियंस और उनका तरीका, आई एम डैम श्योर कि वो बेस्ट ही होने वाला है। सी यू देयर, बाय बाय।